यूट्यूब चैनल सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, मतलब संरचना और भू आकृति विज्ञान। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने देख लिया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट हम आज देखेंगे और फोर्थ पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, ये लेसन काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड वीडियो थी, उसमें हमने देखा था हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। आज हम करेंगे उत्तरी भारत का मैदान। देखिए, जो उत्तरी भारत का मैदान है, इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए, जो उत्तरी भारत का मैदान है, इसकी पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तरी भारत के मैदान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर आता है हमारा भाबर क्षेत्र, उसके बाद तराई, उसके बाद जलोढ़। जलोढ़ मैदान को हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांगर और खादर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला भाबर क्षेत्र। जो हमारा भाबर क्षेत्र है उसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, और वो शिवालिक, जो सबसे हिमालय का सबसे आउटर पार्ट है शिवालिक, उसके फुट हिल्स में उसके पैरेलल फैला हुआ है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। देखिए, जो भाबर क्षेत्र है वो हिमालय द्वारा जो नदियां आती हैं उसके द्वारा जो बड़े बड़े गोलाश में बड़े बड़े पत्थर जो लाए जाते हैं वो इस क्षेत्र में आकर जमा कर देती हैं, और इस क्षेत्र में नदियां पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यानी भाबर क्षेत्र में नदियां कहां से आती हैं? पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। देखिए, यहाँ पर जो नदियां हैं भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, इसीलिए वे नदियां भाबर क्षेत्र में आकर लुप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऊपर बड़े पत्थर होते हैं और नीचे पानी बहता है। भाबर क्षेत्र से नीचे आता है तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है उसमें जो भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हुई थी वो तराई क्षेत्र में अपने आप धरातल पर आ जाती हैं। जो तराई क्षेत्र है वो एक अनूप क्षेत्र है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र, पूरा रीजन जो है वो प्राकृतिक वनस्पति से ढका है, और उसको वन्य प्राणियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ पर निवास करते हैं प्राकृतिक वनस्पति होने के कारण। उसके बाद आता है हमारा जलोढ़ मैदान। देखिए, जो जलोढ़ मैदान है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांगर और खादर। जो हमारा बांगर क्षेत्र है, जब स्टार्टिंग में नदियां हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश किया नदियों ने, तो बांगर क्षेत्र में नदियां अपने जलोढ़ के निक्षेप, जलोढ़ के जो निक्षेप है वो यहाँ पर जमा करती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो नदी है उन्होंने अपना रुख चेंज किया, अपना बहाव चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर अवसाद या सेडिमेंट जमा होते गए, इससे नदियों का क्या हुआ, रुख बदल गया। उसके बाद नदियां दूसरे स्थान पर अपनी जलोढ़ निक्षेप करती गई, यानी अपने अवसाद सेडिमेंट वहां पर जमा करती गई। उस क्षेत्र को बोलते हैं हम खादर क्षेत्र। जो हमारा खादर रीजन है वो नए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। बहुत उपजाऊ मिट्टी वहां की होती है, क्योंकि हर साल जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां वहां पर अपने जलोढ़ निक्षेप यानी सेडिमेंट इकट्ठा करती हैं। और ये जो खादर क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। देखिए, उत्तर भारत में बहने वाली विशाल नदियां जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो अपने मुहाने पर, यानी अपने मुहाने पर जहां पर वो समुद्र में गिरती हैं वहां पर डेल्टा बनाती हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उससे पहले यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। और सिंधु नदी उधर अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो डेल्टा है ये एक सपाट मैदान है, और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 50 से 100 मीटर की। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो दिशा है, जो इसकी डायरेक्शन है बहने की, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर बांग्लादेश में एंट्री करती है, इधर बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले
असम में धुबरी के पास ये 90 डिग्री कहां पर मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ मुड़ जाती है। और कहां पर गिरती है, बांग्लादेश से होती हुई ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं यहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। देखिए यहाँ पर बनाया इन्होंने सुंदरवन का डेल्टा। और इधर ये जो हरियाणा और दिल्ली है, हरियाणा और दिल्ली क्या करते हैं, ये सिंधु और गंगा नदी के बीच एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। मतलब इधर से चली जाती है सिंधु नदी और इधर से आ जाती है गंगा नदी। गंगा और सिंधु नदी के बीच क्या करते हैं, ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। दोनों के बीच में क्या स्थित है, हरियाणा और दिल्ली स्थित है। इसी प्रकार ये हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है, ये सघन जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है, एक सपाट क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर भारत के मैदान में की जाती है। ये था हमारा उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी मैदान के बाद आता है हमारा प्रायद्वीपीय भाग, यानी जो प्रायद्वीपीय जो हमारा खंड है, ये नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ एक कटा फटा क्षेत्र है। मतलब ये जितना आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय खंड। और ये ट्राइंगल शेप में है, देखना ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ट्राइंगल शेप में है, मतलब तिकोने आकार में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। और ये पूरे भारत का, पूरे इंडिया का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इसका जो विस्तार है वो इधर दिल्ली से होते हुए अरावली रेंज, मतलब यहाँ से कटक से अरावली रेंज से होते हुए इधर राजमहल पहाड़ियों तक, इधर पश्चिम में जो गुजरात है वहां की गिर पहाड़ी है वहां से होता हुआ इधर जब हम साउथ में आएंगे तो साउथ में जो इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां हैं यहाँ तक इसका विस्तार है। और इधर जो मेघालय में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां और कार्बी एंगलों का पठार भी इसी का हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पलायू पठार, हजारीबाग पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, मालवा का पठार। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पठार जो है पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भाग की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती जाती है। मतलब इसका जो पश्चिम, जो वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ईस्ट वाले हिस्से से ज्यादा ऊंचा है। और इसकी जो ऊंचाई, जो निचाई है वो किससे पता चलती है, वो हमें नदियों के बहाव से पता चलती हैं। क्योंकि अधिक मात्रा में नदियां कहां पर आती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय खंड है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो उसकी ऊंचाई है वो कम होती जाती है। देखिए प्रमुख उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये वाला जो हमारा इतना नीचे वाला जितना हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है, ये है मध्य उच्च भाग। और इधर ये है उत्तर पूर्वी पठार। ये मेघालय वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। देखिए दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुरा रेंज, मेकाल और महादेव की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इधर पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट पाया जाता है। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है। और पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण दिशा में कम से कम 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट है वो अविरत है, मतलब कटा फटा नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक पाया जाता है, मतलब इसके बीच में खंड नहीं पाए जाते। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो यहाँ से निकलती हैं उसकी वजह से, उनकी वजह से क्या हुआ, ये अलग अलग खंडों में, जैसे यहाँ से है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। देखिए पश्चिमी घाट को यहाँ पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है इसको सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में बोला जाता है नीलगिरी, और केरल में बोला जाता है इसको अन्नामलाई या कार्डेमम पहाड़ियां। देखिए ये खंड बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ से अधिकतर नदियां कहाँ पर निकलती है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ निकलती हैं, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर बहती हुई कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई है, जो अन्नाईमुडी है, वो कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय खंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो दोदा बेटा है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर नीचे पाई जाती है। देखिए
यहाँ पर बहुत अधिक पर्वत श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं, अधिक श्रेणियां भी पाई जाती हैं, जैसे जावादी हो गए, नल्लामाला, पालकोंडा, ये सारी श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय खंड में पाई जाती हैं। जो इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय खंड है ये हमारा पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व में कम ऊंचा है। उसके बाद हमारा आता है मध्य उच्च भूभाग। देखिए जो मध्य उच्च भूभाग है ये इधर पश्चिम में अरावली रेंज और इसके दक्षिण में यानी साउथ में सतपुड़ा पर्वत है। देखिए जो मध्य उच्च भूभाग है ये काफी पुराना भाग है और काफी कटा फटा है, अवशिष्ट पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अपने इतिहास में भूगर्भिक प्रक्रियाओं जैसे कायांतरिक प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ है और इस प्रकार यहाँ पर कायांतरिक चट्टान पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर है, स्लेट है, नीस है, ये सभी कहाँ पर पाई जाती हैं? इस मध्य उच्च भूभाग में पाई जाती हैं। यहाँ पर यमुना की सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। मध्य उच्च भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है और राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में छोटा नागपुर का जो पठार है, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, उसमें सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों के लिए माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो मध्य उच्च भूभाग है इस प्रकार इसका विस्तार है और ये दक्कन के उत्तर में यानी नॉर्थ में पाया जाता है। देखिए थर्ड नंबर पर हमारा आता है उत्तर पूर्वी पठार। ये जो उत्तर पूर्वी पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ऐसा माना जाता है कि जब इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उत्तर पूर्वी दिशा में सरक रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, इधर राजमहल की पहाड़ियां और इधर की मेघालय का पठार एक दूसरे से अलग हो गई। यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। फिर धीरे धीरे नदियों के द्वारा जो अवसाद जो सेडिमेंट लाया गया उससे क्या हुआ, ये जो भ्रंश घाटी है उसको पाट दिया गया, मतलब भर दिया गया। देखिए ये जो मेघालय का पठार है ये यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनके नाम के आधार पर। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां। आसाम में जो कार्बी आंगलोंग का पठार है, जो कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां हैं वो भी किसी का पार्ट है, वो भी प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। जिस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसी प्रकार मेघालय के पठार में भी यूरेनियम, लोहा, चूने का पत्थर ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे मोसिनराम है, चेरापूंजी है, विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश वाले स्थान है वो कहाँ पाए जाते हैं? इधर मेघालय में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेघालय और ये असम का कुछ हिस्सा और ये प्रायद्वीपीय पठार ये सारा क्या है, एक ही भाग है। और मेघालय का जो पठार है वो भी बहुत अधिक अपर्दन का हुआ है और यहाँ पर जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दक्कन का पठार, मध्य भूमि उच्च भाग और उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से हमारा उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय खंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।